वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसहसयोजी रसायन। इस चैप्टर में हम उपसहसयोजी यौगिक क्या है, उसमें बॉन्डिंग क्या होती है, उसके नेचर क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NaOH और HCl जो कि एक बेस है और ये एक एसिड है, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से, रासायनिक अभिक्रिया से एक कंपाउंड बनती है NaCl और क्या बनता है, H2O बनता है। इस अभिक्रिया को हम सामान्य रूप से जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारा साल्ट हुआ, लवण हुआ। और इस लवण में देखें हम तो इसका ये वाला हिस्सा बेस से मिला है और ये वाला हिस्सा इसकी एसिड से मिला है। तब हमारे पास एक सामान्य सी जानकारी आती है कि इस साल्ट में या यह साल्ट क्षार की एक भाग और अम्ल की एक भाग से बना है। तो ऐसे साल्ट को बोला जाता है सिंपल साल्ट, सरल लवण कहलाता है। और इस तरह से हम सरल लवण को परिभाषित कर सकते हैं कि वह लवण जो अम्ल और क्षार के एक एक भाग से बना रहता है, सरल लवण कहलाता है। यदि हम ऐसे लवण को पानी में डालते हैं तब हम जानते हैं ये अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होती है वो आयनिक होती है। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होती है वो आयनिक होती है। अब हम एक दूसरे प्रकार की साल्ट पर चलते हैं। तो साल्ट में क्या होगा, इसमें हम लेते हैं दो सिंपल साल्ट के जेली विलयन। जैसे फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl और या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 and aqueous solution of Al2SO4 thrice। दोनों सरल लवणों की मिश्रण, जेली विलयन का मिश्रण किए, मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। और इसको अगर हम एवोपोरेट करते हैं तब हमको एक न्यू साल्ट मिलता है और वो साल्ट कहलाता है मॉलिक्यूलर साल्ट कहलाता है। और इसको हम बोलते हैं आणविक लवण बोलते हैं। तो आणविक लवण निश्चित रूप से दो या दो से अधिक सरल लवणों के जलीय विलयनों के एवोपरेशन से प्राप्त हुआ है। और ये जब बनती है तो यहाँ पर जैसे देखते हैं तो ये बनाता है K2
SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24 H2O। इसी तरह से हम देखें, यदि हम पोटेशियम साइनाइड, पहला एग्जाम्पल, यदि हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड लेते हैं और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस साइनाइड लेते हैं और इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तब बनता है K4FeCN6 जैसा लवण प्राप्त होता है। तो ये दोनों हमारे हुए, ये दोनों और ये कहलाते हैं हमारा आणविक लवण। अब हम आणविक लवण को क्लासीफाई करें तो आणविक लवण दो तरह से होता है। मॉलिक्यूलर सॉल्ट दो प्रकार की होती है। एक होता है डबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं द्विक लवण, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको बोलते हैं संकुल लवण बोलते हैं। तो हमारे पास दो तरह से आणविक सॉल्ट मिला, द्विक लवण, संकुल लवण। अब यदि बेसिकली हम देखें तो हमारे पास तीन प्रकार के लवण दिखे, एक सरल लवण, दूसरा द्विक लवण और तीसरा संकुल लवण। इस लवण में अम्ल और क्षार के केवल एक एक पार्ट होते हैं, जबकि इन दोनों सॉल्ट्स में अम्ल और क्षार के एक से अधिक सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि ये एक से अधिक सिंपल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के मिक्सचर का एवोपोरेशन करने से प्राप्त हुआ है। तो अब हम देखेंगे किसको हम डबल सॉल्ट कहें और किसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहें। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो हमारे पास, हम पहला लेते हैं K2SO4 Al2SO4 थ्राइस N24 H2O, जो कि पोटास एलम के नाम से जाना जाता है, फिटकरी के नाम से जाना जाता है। जब इस फिटकरी को पानी में डालते हैं तो ये K+ और SO4 K+, Al3+ एंड SO4-, यहाँ हमको संख्या लिखना आवश्यक नहीं है, इन आयनों में टूट जाता है। जबकि ये हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहलाता है, K4FeCN6 कहलाता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको जब हम पानी में डालते हैं तब यह K+ एंड FeCN4- आयन में टूट जाता है। इससे स्पष्ट है कि जलीय विलयन में जो साल्ट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स या अवयवी आयनों में टूट जाता है, जिनसे वो बना होता है, वो कहलाता है हमारा द्विक लवण, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट की डेफिनेशन आ जाएगी, वह आणविक लवण या आणविक मॉलिक्यूलर सॉल्ट जिसे जल में घुलने पर वो अपने उन सभी आयनों में टूट जाती है जिनके द्वारा वो बना होता है, तो कहलाता है वो द्विक लवण कहलाता है। इसके और भी एग्जाम्पल होंगे हमारे पास, मोहर सॉल्ट। फिर इसके बाद देखते हैं, ये देखो
ये एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यह भी एक आणविक लवण था। जब इसको हमने पानी में डाला तब ये पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन में टूट रहा है। मतलब यह आणविक लवण अपने उन सभी आयनों में नहीं टूट रहा है या उन सभी अवयवी आयनों में नहीं टूट रहा है जिनके द्वारा वो बना होता है। एक्चुअल में इसका निर्माण हम देखे हैं, देखो KCN एंड FeCN2, और ये सब आयन केस आयन है, यहाँ पर CN आयन है, यहाँ पर Fe2 आयन है और CN आयन है। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन्स तो हुए हमारे पास पोटेशियम आयन, आयरन आयन एंड साइनाइड आयन, यही उसके अवयवी आयन हैं। तो इनको जब जल में डालते हैं तो देखो ये पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन में टूट रहा है। मतलब इसमें पोटेशियम साइनाइड आयन और आयरन आयन अलग नहीं हो रहे हैं, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में है, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में है। तो जिन आणविक लवणों में इस तरह की घटना पाई जाती है, अर्थात वो अपने उन सभी आयनों में नहीं टूटते जिनके द्वारा वो बने होते हैं, तो ऐसे आणविक लवण को हम संकुल लवण बोलते हैं। ऐसे आणविक लवण को हम संकुल लवण बोलते हैं। अब इनमें हम बेसिकली कुछ अगर अंतर देखें तब हमारे पास क्या मिलती है। पहली अंतर तो इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन ही हो जाएगा। देखो यहाँ लिखेंगे हम डबल साल्ट या द्विक लवण, और ये हो जाएगा संकुल लवण। पहली अगर परिभाषा देखें तो हमको मिलेगा कि वे आणविक लवण जिन्हें जल में घोलने पर वो अपने उन सभी आयनों में टूट जाता है जिनके द्वारा बना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जल में डालने पर अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो आप इसी सेंटेंस को यहाँ पूरा कर सकते हो। जल में डालने पर अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटती, ये हो जाएगा पहला। दूसरा देखेंगे, चूँकि देखो जब हम फिटकरी को पानी में डालते हैं तो अपने इन आयनों में टूट जाता है। इसका मतलब फिटकरी का अस्तित्व मीन्स आणविक लवण का अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में है। जलीय विलयन या जलीय अवस्था में या विलयन की अवस्था में इसकी अस्तित्व नष्ट हो जाती है। केवल ठोस अवस्था में ही अस्तित्व रहता है, जलीय विलयन में इसके अस्तित्व नष्ट हो जाती है। अर्थात इसको हम फिटकरी नहीं बोल सकते। ये तो पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फाइड आयन का जलीय माध्यम पर एक तरह से घोल है वो। और यहाँ पर देखते हैं हम तो ये भी कंबाइंड फॉर्म में संयुक्त अवस्था में है दोनों आयन, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के लवण का ठोस के साथ साथ जलीय विलयन में भी अस्तित्व में रहता है। यह ठोस के साथ साथ जलीय विलयन अवस्था में भी विलयन अवस्था अस्तित्व में रहता है। मतलब इट एग्जिस्ट इन ओनली सॉलिड स्टेट
इट एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट। तीसरा स्थिति यहाँ पर बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आयंस क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और ये सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। और चौथा इसकी हम अंतर ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में फिटकरी हो जाएगा, जिसको हम K2SO4 L2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O लिख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख सकते हैं K4FeCN6, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से हम द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्थापित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संकुल लवण आखिर है क्या चीज़। तो इसको समझने के लिए हम अपनी संक्रमण धातु चैप्टर पर अगर नज़र डालें, तब हमने वहाँ पर पढ़ा है कि संक्रमण तत्व में इनर अथवा आउटर डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट होता है, और इसीलिए वह एक से अधिक आयनों अथवा अणुओं को अपने साथ बांधने की प्रवृत्ति रखता है। फिर से एक बार रिपीट करें तो संक्रमण धातु की चैप्टर में हमने पढ़ा कि उनके एक विशेष गुण होती है कि वह या धातु आयन, संक्रमण धातु आयन एक साथ एक से अधिक आयनों को अथवा अणुओं को बाइंड करने की क्षमता रखती है, और इसी बांध करके जो रखता है, उससे जो यौगिक बनती है उसको नए टर्मिनोलॉजी में उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। और संक्रमण धातुओं में यह गुण इसलिए आती है क्योंकि इनके इनर या फिर आउटर दोनों डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट होते हैं, और इसलिए ये दूसरे किसी आयन अथवा अणु के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया जाता है उसको अपने डी ऑर्बिटल पर जगह देता है और बाइंड अप कर लेता है। चूँकि हमने उपसहसंयोजक गुण बंध के बारे में पढ़ा है कि उपसहसंयोजक बंध एक प्रकार का सहसंयोजक बंध ही है। अंतर इस बात की है कि सहसंयोजक बंध में साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस अणु को बनाने वाले दोनों परमाणुओं या बॉन्ड को बनाने वाले दोनों परमाणुओं के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। साझे के इलेक्ट्रॉन साझा बनाने वाले या साझेदारी करने वाले दोनों परमाणुओं के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजी बॉन्ड भी एक तरह की सहसंयोजक बंध है, यह भी साझेदारी से बनती है, परंतु मुख्य अंतर ये है कि यहाँ पर जो साझे की इलेक्ट्रॉन होती है वो दोनों परमाणुओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती, बल्कि दोनों में से किसी एक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और जो उपलब्ध कराता है वो डोनर कहलाता है, और जो ग्रहण करता है वो ग्राही कहलाता है। और इसी गुण के कारण संक्रमण धातुओं में एक विशेष बॉन्डिंग या विशेष बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तब इससे साफ जाहिर होता है कि जो संकुल की हम बात करते हैं, संकुल यौगिक का, तो संकुल यौगिक दो चीज़ों से बना रहता है। एक होता है संक्रमण धातु आयन, और दूसरा होता है जिसको हम यहाँ पर सिंबल में डालेंगे मेटल के रूप में, मेटल आयन के रूप में डालेंगे तो Mn+ हो जाएगा। और दूसरा होता है, इसकी भाषा में हम पढ़ेंगे लिगेंड्स, और ये लिगेंड्स क्या है हम देखेंगे अभी जस्ट आगे। लिगेंड मतलब होगा या तो आयन होगा
या फिर क्या होगी, कोई अणु होगा, आयन या कोई अणु होगा जो संक्रमण धातु आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे कि हम यदि यहाँ पे देखते हैं तो मान लो हम Fe(CN6) की बात करते हैं। Fe(CN6) की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर Fe आयरन है, आयरन यहाँ पर जो Cn आयन है वो कहलाता है हमारा लिगेंड कहलाएगा, क्योंकि ये डोनर है। इसके पास एक क्या रहता है, डोनर एटम रहता है, नाइट्रोजन डोनर एटम है। नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर, डोनर एटम है। और आयरन है जो कि मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है ये। और इसमें जो बॉन्डिंग होती है उसको देखें, Fe होगा, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे दिखाया जाता है, N के थ्रू अटैच हो रहा है, ये यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ देखें ये इसमें देखिए 6 साइनाइड आयन जो है वो मेटल आयन को क्या कर रहे हैं, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहे हैं। अर्थात यह क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। तो हमने जाना कि सेंट्रल एटम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स आयन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है संकुल आयन के अवयवी भाग, संकुल आयन के अवयवी भाग 2 होते हैं। एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन, और दूसरा होता है लिगेंड होता है, या इसको हिंदी में भी लिगेंड ही बोलते हैं। और केंद्रीय धातु आयन क्या होता है, संक्रमण होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। और डोनर एटम क्या होगा, या तो आयन्स होंगे या फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, ये दोनों चीज़। ये हो गई हमारी इनकी अवयवी भाग। अब हम देखेंगे इसके कुछ बेसिक टर्म्स को। पहले हम लिगेंड्स को परिभाषित करते हैं। तो लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स ये होता है कोई भी अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकता है जिसके पास कम से कम एक परमाणु ऐसा अवश्य होता है, जो अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है और बॉन्डिंग के समय वह सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर सकता है।
ये लिगेंड्स की परिभाषा है। मतलब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये अणु भी हो सकती है, परमाणु भी हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है। शर्त ये है कि इसके पास एक परमाणु, कम से कम एक परमाणु ऐसा अवश्य होना चाहिए जो अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पर रखता हो और जो सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर सकता हो बॉन्डिंग के समय पे। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे, जैसे NH3 है, H2O है, इथिलीन डायमीन है, EDTA है, और साइनाइड है। इस तरह से बहुत सारे हैं। अब इसके आधार पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं लिगेंड्स का। तो लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम्स के संख्या के आधार पर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसे लिगेंड्स, देखो जितने डोनर एटम होंगे उसके संख्या के आधार पर ये होता है। पहला मोनोडेंटेड, ये एक दंतुर कहलाता है। दूसरा बाइडेंटेड, द्विदंतुर कहलाता है। और तीसरा हो जाता है बहुदंतुर या पॉलीडेंटेड, ये बहुदंतुर कहलाता है। अर्थात जिस लिगेंड्स में केवल एक ही दाता परमाणु होता है वो मेटल आयन के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे लिगेंड्स को हम मोनोडेंटेड कहते हैं। जैसे H2O, इसके पास रहता है एक दाता परमाणु। NH3 है, यहाँ नाइट्रोजन के पास रहता है। देखो इसमें यहाँ पर O डोनर एटम है, यहाँ N डोनर एटम है। बाइडेंटेड लिगेंड, यहाँ पर ऑक्सिलेट को ले सकते हैं हम लोग, COO- एंड COO-। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम क्या है, डोनर एटम के रूप में है, बाइडेंटेड हो जाएगा। यहाँ पर इथिलीन डायमीन भी होता है। इथिलीन डायमीन में देखें हम, ये हो जाएगा NH2, यहाँ पर ये डोनर एटम है इसलिए बाइडेंटेड हो जाएगा। और पॉलीडेंटेड में हमारे पास यहाँ पर EDTA जैसा आता है, EDTA। इस तरह से हमारे पास डोनर एटम के आधार पर 3 तरह के लिगेंड्स होते हैं। मोनोडेंटेड, जिनके पास केवल एक ही दाता परमाणु होता है। ऐसा लिगेंड्स मेटल आयन के साथ केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जितना परमाणु, अणु अथवा आयन रहेगा उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। दूसरा होता है बाइडेंटेड, ये हम इसमें का अकेला स्पीसीज क्या करता है, मेटल आयन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे ऑक्सीलेट के यहाँ पे क्या होगी, 2 डोनर एटम है तो दोनों एटम के थ्रू डोनेट करेगा। यहाँ पर देखो अभी इथिलीन डायमीन लिखे थे, दोनों नाइट्रोजन पर लोन पर रहता है, इसलिए दोनों नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होगा। तो वो बाइडेंट माने अणु एक होगी परंतु कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 होंगे। पॉलीडेंटेड क्या होगा, अणु एक ही होगा लेकिन वो बहुत से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोई 4 कभी 6। ये उस लिगेंड्स की नेचर पर डिपेंड करता है। अब एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैटायनिक संकुल, कैटायनिक लिगेंड। दूसरा होता है एनायनिक लिगेंड, और तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड। इसकी भी डेफिनेशन हो जाएगी, जिन लिगेंड्स पर धनावेश होगा वो क्या कहलाएंगे, कैटायनिक लिगेंड्स कहलाएंगे। जिन लिगेंड्स पर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायनिक लिगेंड्स कहलाएंगे। और जिन पर
कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, वो कहलाएगा हमारा न्यूट्रल लिगेंड्स कहलाएगा। H2O, NH3 इसकी श्रेणी में आते हैं। अब एक तीसरा होता है एम्बीडेंडेड लिगेंड। एम्बीडेंडेड तीसरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा एम्बीडेंडेड। एम्बीडेंटेड में क्या होते हैं, जैसे कुछ लिगेंड्स हमारे पास ऐसे हैं जो एक से अधिक दाता परमाणु रखते हैं, परंतु एक समय एक ही परमाणु से मेटल आयन से जुड़ सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास साइनाइड आयन जो है, और ये देखिए इसकी सूत्र सेम है, अगर ये नाइट्रोजन या कार्बन के थ्रू अटैच होता है तो साइनाइड कहलाता है, साइनाइड आयन, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होता है तो ये आइसोसाइनाइड आयन कहलाता है। मतलब इस केस में कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इस केस में साइनाइड के साथ बनाएगा। उसी तरह से हम CNO साइनाइड को लेते हैं और आता है CON हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक बार नाइट्रोजन से अटैच होगा और एक बार ऑक्सीजन से अटैच होगा, अर्थात एक से अधिक डोनर एटम के थ्रू अटैच होने की टेंडेंसी रखता है, परंतु एक समय पर केवल एक ही एटम से जुड़ता है, वो कहलाता है हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, नाइट्राइट, नाइट्राइटो, ये सब इसी के श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर एक देखेंगे हम, जितने भी यहाँ याद रखने की बात है कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड, स्पेशली पॉलीडेंटेड, ये क्या होते हैं, इनका एक ही अणु मेटल आयन के साथ एक से अधिक बॉन्ड बना लेता है, और यदि बॉन्डिंग करते समय इनकी संरचना अगर क्या हो जाती, चक्रीय संरचना बना लेते हैं वो मेटल आयन के साथ जुड़ते समय, तो वो जो बनती है यौगिक को कहलाता है किलेट, वो कहलाता है किलेट कहलाता है, किलेट। कब, एक बार फिर से देखें तो कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, चूँकि डेफिनेशन है कि पॉलीडेंटेड है मतलब एक से अधिक डोनर एटम होता है और एक से अधिक डोनर एटम के थ्रू सेंट्रल मेटल आयन से वो अटैच हो सकता है, तो जब ये जुड़ता है मेटल आयन के साथ और यदि संरचना चक्रीय बन जाती है तो उसको हम किलेट्स बोलते हैं। ये हो गई हमारी लिगेंड से संबंधित बातें। अब हम देखेंगे कुछ इसके बेसिक टर्म्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं सहसंयोजक गोल, उप सहसंयोजक गोला, उप सहसंयोजक गोला। इसमें देखो, हमने देखा कि जैसे K4 FeCN6 की बात करें हम, तो यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल आयन है और ये इसका लिगेंड है। इन दोनों के बीच बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इन्हें एक बिग ब्रैकेट से इंक्लोज किया गया है, घेरा गया है। तो इतनी बात को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अर्थात किसी सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु आयन और उससे जुड़े हुए लिगेंड्स, जिसे एक बिग ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, वो कहलाता है हमारा उप सहसंयोजक गोला कहलाता है, उप सहसंयोजक गोला। यहाँ ध्यान देना है आपको कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो CONH3 लिखते हैं, Cl लिखते हैं, तो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल हो गया, ये मेटल आयन हो गया और यहाँ पर ये लिगेंड है। तो ये यहाँ से लेकर इतना हिस्सा कहलाएगा उप सहसंयोजक गोला, इतना हिस्सा उप सहसंयोजक गोला कहलाएगा। तो परिभाषा के रूप में क्या होगी, किसी संकुल यौगिक में धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगेंड्स, जिसे बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बंद किया जाता है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, उप सहसंयोजक गोला कहलाता है।
अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या में क्या होगा कि जैसे इसी को ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये लिगैंड है, 6 लिगैंड हैं, तो इसमें दोनों के बीच क्या है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तब हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, किसी संकुल में धातु आयन के चारों ओर बने हुए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या, संकुल आयन में धातु आयन के चारों ओर बने उपसहसंयोजी बंधों की संख्या, उपसहसंयोजी बंधों की संख्या क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यहाँ पर इसको दूसरे ढंग से भी परिभाषित करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मोनोडेंटेडली, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, CrEn थ्राइस एंड लेते हैं, मान लो SO4 माइनस SO4, इसमें यह वाला हिस्सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये सेंट्रल मेटल है क्रोमियम और इथिलीन डायामीन के 3 अणु हैं। चूंकि हम जानते हैं इथिलीन डायामीन बाइडेंडेड लिगेंड है और एक अणु 2 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर कुल अणुओं की संख्या 3 है, इसका मतलब कि 3 अणु क्रोमियम एटम के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। लेकिन यदि यहाँ पर देखें हम, तो जितने लिगेंड्स हैं उतने ही यहाँ पर बॉन्ड्स बनेंगे और यहाँ पर देखो बाइडेंडेड है, इसलिए जितना भी लिगेंड्स होगा मॉलिक्यूल उसके डबल क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो इसको हम चाहें तो परिभाषित कर सकते हैं दूसरे शब्दों में, किसी संकुल में धातु आयन तथा उसके चारों ओर या किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए मोनोडेंडेट लिगेंडों की संख्या, एक दंतुर लिगेंडों की संख्या को भी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये तो हो गया इसकी बेसिक टर्म्स। और फिर मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।